यूक्रेन के मारिउपोल में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने के लिए अज़ोव फोर्स के कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है जिसे मारिउपोल में रूसी सेना से लोहा लेने के लिए वहां पर तैनात किया गया था, जिसके सामने रूसी बमबारी के बीच अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था क्योंकि रूसी सेना पूरे प्लांट को घेरकर उस पर लगातार टैंक से गोले दाग रही थी। यही वजह है कि अज़ोव बटालियन की डिप्टी कमांडर स्वियातोस्लाव पालामार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह से घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з हालांकि रूस मारिउपोल में 3 दिनों के लिए सीजफायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीजफायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से चूक नहीं रही है, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के एक जासूसी विमान के जर्मनी की एयर स्पेस के पास पहुंचने के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि रूस के इस जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी और जर्मनी की एयर स्पेस के पास तक पहुंच गया। जर्मनी के मुताबिक जैसे ही इसका पता उसकी एयरफोर्स को लगा, उसने भी कमर कस ली। अपनी सीमा के पास पहुंचे रूस के टोही विमान को भगाने के लिए जर्मनी की वायुसेना के 2 विमानों ने तुरंत उड़ान भरी और रूस के जासूसी जहाज को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, रूस ने ऐसा क्यों किया, ये किसी की भी समझ से परे है, क्योंकि जंग में लाख दबाव के बावजूद भी जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाया, जिसके लिए कई देश उससे नाराज है। हालांकि जर्मनी ने जंग में रूस के खिलाफ दिखने के लिए यूक्रेन की सेना को आधुनिक हथियारों की मदद के साथ रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन वहां से तेल का आयात बंद करने का जर्मनी ने हमेशा ही विरोध किया और यही वजह रही कि कई देशों ने जर्मनी के इस कदम को गलत ठहराया। ऐसे में अब रूस ने जर्मनी की तरफ अपने जासूसी विमान को भेजकर नेटो देशों में खलबली मचा दी, जिसके बाद नेटो देश अब अपने एयर पुलिसिंग मिशन को और धार देने में जुट गए। एयर पुलिसिंग मिशन यानी कि वो मिशन जिसके तहत नेटो देशों के लड़ाकू विमान और पायलट किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही नहीं, नेटो देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद मिलकर बाल्टिक सागर और काला सागर में लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए और वहां मौजूद पायलटों को ये सख्त निर्देश दिए गए कि वो लड़ाकू विमानों से नेटो देशों की एयर स्पेस में 24 घंटे गश्त करते रहें, ताकि ऐसी किसी भी जासूसी विमान को तुरंत उनकी हवाई सीमाओं के पास से खदेड़ा जा सके। क्योंकि यूक्रेन की जंग के शुरू होने के बाद से अब तक पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपनी हवाई सीमाओं के पास रूसी विमानों को कई बार देखने का दावा किया। और यूपी के कानपुर में कानून का जमकर उड़ाया गया माहौल। यूपी के कानपुर में एक शादी समारोह में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां एक आदमी खुलेआम पिस्तौल से फायरिंग करता रहा। बाद में इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के मेरठ में एक महिला वकील की जमकर पिटाई का सनसनीखेज वीडियो आया, जिसमें महिला वकील को कुछ महिलाओं ने बंधक बनाकर पीटा। बताया गया कि महिला वकील पहले भी विवादों में रह चुकी है। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा दावा अब निकलकर सामने आया है। यूक्रेन के 6,731 लोगों की मौत का दावा यहां पर यूएन की तरफ से किया गया है। 72 दिन से जारी है युद्ध। लगातार हम सारी अपडेट्स इन 72 दिनों से आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध पर उस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि 6,000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। 6,731 लोगों की अब तक इस युद्ध में मौत हो चुकी है और ये तमाम लोग केवल यूक्रेन के बताए जा रहे हैं। खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कारोबार में आने वाला वक्त रूस के लिए मुश्किल भरा होगा, जिसकी वजह यूक्रेन का युद्ध ही बनेगा। माना जा रहा है कि अभी भले ही रूस यूरोप पर अपनी शर्तें थोप रहा हो, लेकिन पुतिन की ये दादागिरी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। यूरोप बहुत तेजी से नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप की तैयारी केवल रूस से निपटने की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की है। केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जंग आंख खोलने वाली साबित हो सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो तेल से ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। यूरोप समझ चुका है कि नेचुरल गैस और कच्चा तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए चाहकर भी यूरोप के देश रूस से दूरी बनाने में नाकाम है। लेकिन उनकी ये कमजोरी इस जंग में पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। खबर है कि जंग छिड़ने के बाद से यूरोप के देशों को पहले से ज्यादा गैस रूस से खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह बना डर और तनाव का माहौल। हर देश को यह लग रहा था कि जंग की वजह से कभी भी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने तेल और गैस के स्टॉक को भरने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए पहले से ज्यादा इंपोर्ट किया गया। फिनलैंड की एक एजेंसी के मुताबिक फरवरी में जंग छिड़ने के बाद से यूरोप में रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट $66 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ। मतलब यह कि यूक्रेन पर हमले के लिए यूरोपियन यूनियन रूस का विरोध करती रही और यूरोप के वही देश रूस की जेब भी भरते रहे। और यही मजबूरी यूरोप को एक ऐसा रोड मैप दिखा रही है जो उसे आत्मनिर्भर बनने की तरफ लेकर जाएगा। यूरोप के कई देशों ने गैस पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग कर ली है। तेजी से पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे ईंधन का विकल्प ढूंढने पर काम हो रहा है। मतलब ये कि यूरोप अब रूस का विकल्प नहीं बल्कि गैस का विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ऐसा कानून बना रहा है जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने पर बैन लगाया जा सके। हालांकि यह भी सही है कि यूरोप के ही देश इस पर एक राय नहीं, लेकिन इसका कारण यह है कि ये सभी देश रूस के तेल और गैस का विकल्प ढूंढने के लिए अलग अलग प्लान पर काम कर रहे हैं। इसलिए जिन देशों को उस प्लान में इसी साल कामयाबी मिलने की उम्मीद है, वही देश नए प्रस्ताव पर सहमत है। लेकिन कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि जितना तेल और गैस अभी यूरोप तक रूस पहुंचाता है, उसके 2/3 हिस्से का विकल्प ढूंढ लिया गया है। मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट की डील लगभग कर ली गई है और ये जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा है, यूरोप की कोशिश उस जरूरत को ही खत्म करने की है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी या दूसरी किसी क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर तेजी से काम किया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि यूरोप में दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां पहले से मौजूद हैं। उनके पास अलग अलग ईंधन से चलने वाले लगभग सभी इंजन बनाने की तकनीक भी है। इसलिए यह काम यूरोप के लिए नामुमकिन नहीं है। और अगर यूरोप ने यह कर दिखाया तो पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन जाएगी। यूरोप के जर्मनी जैसे बड़े देश भी ऐतिहासिक महंगाई का सामना कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जर्मनी में 1949 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन अगर गैस और तेल पर निर्भरता कम हुई तो ये हालात काबू में आएंगे। फिर मसला केवल 31 दिसंबर 2022 की किसी डेडलाइन का नहीं, बल्कि आने वाले कल का है। जैसे जैसे तेल और गैस पर निर्भरता कम होती जाएगी, यूरोप उतना ही आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। और इस रास्ते पर पूरी दुनिया चलने लगेगी। मतलब पुतिन का ये तेल वाला दांव पूरी दुनिया के लिए नया रास्ता दिखाने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से रूस को तगड़ा नुकसान होना तय है। ये नुकसान केवल रूस को नहीं बल्कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस का कारोबार करने वाले दुनिया के हर देश को होगा, जिसमें पश्चिम एशिया के देश हों या अमेरिका हो। तेल और गैस के बूते अर्थव्यवस्था चलाने वाले हर देश के लिए ये बदलाव एक झटका हो सकता है। भले ही रूस ये दावा कर रहा हो कि उसने चीन और भारत जैसे नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं, लेकिन यह बदलाव उसके लिए झटका लेकर आएगा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछले 2 साल से दबाव में। उसके बाद जंग के कारण बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों ने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि दुनिया के हर देश में तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी। बल्कि चीन, जिसे रूस के तेल का सबसे बड़ा और सबसे नया ग्राहक माना जा रहा है, वो तो खुद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तकनीक का हब बनने की कोशिश में। जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी तो चीन पर इसका असर सबसे पहले होगा। अगर चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा तो वो रूस से तेल का इंपोर्ट भी कम कर देगा। यही हाल भारत जैसे हर उस देश का होगा जिसकी अर्थव्यवस्था पर महंगे पेट्रोल और डीजल का बुरा असर पड़ रहा है। लंबे वक्त से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साफ ईंधन बनाने की बात कर रही है, लेकिन यूक्रेन जंग के कारण उस तरफ बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी। मतलब जो काम कुछ दशकों में होने वाला था वो कुछ सालों में हो सकता है। रूस से तेल लेने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों को यूक्रेन ने युद्ध अपराधी बता दिया। जंग की वजह से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। वहां से तेल का आयात करने वालों पर भी अमेरिका की टेढ़ी नजर है। लेकिन इस हकीकत से मुंह मोड़ना मुश्किल है कि रूस के तेल और गैस की जरूरत पूरे यूरोप को है। यूरोपियन यूनियन इस बात को समझता है, लेकिन यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपियन यूनियन की चीफ ने बड़ा फैसला किया और कहा कि उसके सभी देश रूस से तेल और गैस लेना बंद करें। But we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe
कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश में कई इसके खिलाफ हैं, क्योंकि तेल के लिए वो पूरी तरह रूस के भरोसे हैं। इन देशों में हंगरी और स्लोवाकिया का नाम शामिल है। लेकिन डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से तेल लेने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों को युद्ध अपराधी बता दिया। बाइडेन और पश्चिमी देश पुतिन को पहले भी युद्ध अपराधी बोल चुके हैं और अब यूक्रेन ने उनसे मदद लेने वालों को युद्ध अपराधी बोल दिया।